हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ-IAS हिंदी। इंडियन पॉलिटी जो कि यूपीएससी के जीएस का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और इस वीडियो श्रृंखला में अब तक 17 एपिसोड्स हो चुके हैं। अभी हम न्यायपालिका पर चर्चा कर रहे हैं और आज अभी इसी को न्यायपालिका के सेगमेंट को, जुडिशरी के सेगमेंट को ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो शेष बचे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और आज का पहला प्रश्न जो वर्ष 2009 में आया था वह है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को सिविल न्यायालय का आदेश माना जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की जाती। दूसरा, वैवाहिक या पारिवारिक विवाद लोक अदालत के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, वैवाहिक या पारिवारिक विवाद लोक अदालत के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो देखिए, जो लोक अदालतें हैं ना, वो लोक अदालतें एक तरीके से वैकल्पिक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उसके अंतर्गत बनाई गई व्यवस्था है। ये जो लोक अदालतें हैं वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत स्थापित की गई हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी संस्था यदि किसी कानून के द्वारा, किसी संसदीय कानून के द्वारा बनाई जाती है तो वह संस्था कैसी संस्था होती है? वह संस्था सांविधिक संस्था कहलाती है। ठीक है, तो लोक अदालत भी एक सांविधिक संस्था है। ठीक है, और इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि चूंकि देखिए इसके जो निर्णय होते हैं, ठीक है, जो लोक अदालतों के मामले होते हैं वो या तो प्री लिटिगेशन स्टेज पर होते हैं या अर्ली लिटिगेशन स्टेज पर होते हैं। और इन मामलों का जो निर्धारण है, इन मामलों को जो हल करने का तरीका है, वहाँ पर मुख्यतः दोनों पक्षों को समझा करके समझौते द्वारा या सौहार्दपूर्ण ढंग से उनका निपटारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई निर्णय लोक अदालत द्वारा लिया गया है, ठीक है, तो यह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी भी होगा और इसे किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो आपका पहला बिंदु जो है वह बिल्कुल सही है। दूसरा, वैवाहिक या पारिवारिक विवाद लोक अदालतों के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए, जो लोक अदालतें हैं ना, वे सभी तरह के मामले सुन सकती हैं जो लिटिगेशन स्टेज पर हों, प्री लिटिगेशन स्टेज पर हों, उनके निपटारा वे कर सकती हैं और यहाँ पर समझौतों के द्वारा ही सामान्यतः निर्णयन होता है। केवल और केवल जो शमनीय अपराध होते हैं वे लोक अदालतों के क्षेत्र में नहीं आते। ठीक है, तो पारिवारिक मामले हों, वैवाहिक मामले हों, ये सारे मामले, चालान जैसे मामले हों, किसी भी तरह के मामले हों, ये सारे मामले तो लोक अदालतों के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि लोक अदालतों के कार्य क्षेत्र में शमनीय अपराध नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी सब आते हैं। तो इस वजह से यह बिंदु तो आपका गलत है। तो अगर हम इसके पर चर्चा करें कि ऑप्शन में केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक और ना ही दो, तो आप केवल एक पर लगा दीजिए क्योंकि आपको पता है कि दूसरा बिंदु गलत है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका की शुरुआत के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो जनहित याचिका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL की बात हो रही है। देखिए, भारत में जो PIL का शुरुआत है, जो बीज पड़ा ना PIL का, वो पड़ा VR कृष्ण अय्यर के समय में, जब जस्टिस VR कृष्ण अय्यर जो मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई केस में निर्णय देते हैं 1976 में। उस समय को हम मानते हैं कि यहीं से
PIL का सीट पड़ा। तो आप ये बिंदु नोट भी कर लीजिएगा। J.R. कृष्ण अय्यर इन्होंने जो निर्णय दिया 1976 में, 1976 में किस मामले में? मुंबई कामगार सभा, मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल, ये V.R. कृष्ण अय्यर हैं, ठीक है, बनाम अब्दुल थाई था नाम इनका, अब्दुल थाई केस में था। तो अब्दुल थाई केस में इन्होंने निर्णय दिया था और इस निर्णय को हम मानते हैं कि यहां से शुरुआत होती है 1976 में, बीज पड़ता है PIL के आइडिया का। तो द आइडिया ऑफ PIL क्या है? अगर हम बात करें क्या है PIL, तो देखिए बेसिक बात यह है कि आप कोई भी मुकदमा केवल तब कर सकते हैं जब आप उस मुकदमे की अग्रीव्ड पार्टी हो, ठीक है। जैसे अगर किसी के घर में चोरी हुई है तो वो मुकदमा दर्ज करा सकता है, चोरी की रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है, कोई तीसरा बंदा नहीं कर सकता, ठीक। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई सारे मामले ऐसे होते हैं जो सामान्य जनहित से जुड़े होते हैं, सबके हित से जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों के लिए जहां पर जरूरी नहीं है कि आप एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो भी, तो भी आप एक मुकदमा कर सकते हैं, न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। और जब आप इस प्रक्रिया में जाते हैं तो इसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? PIL या जनहित याचिका कहेंगे। और जनहित याचिका का जो प्रॉपर भारत में शुरुआत है वो जस्टिस PN भगवती के समय में होता है, जो 1980 में हुआ। और ये SP गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) के डिसीजन से भारत में विधिवत स्थापित होता है, ठीक है। भारत में यह विधिवत स्थापित हो जाता है SP गुप्ता केस से। तो अगर प्रश्न यह पूछ रहा है कि जनहित याचिका के शुरुआत के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और आपके पास M हिदायतुल्लाह, AM अहमदी, AG आनंद और PN भगवती का ऑप्शन है, तो आप बेझिझक इसमें PN भगवती लगा सकते हैं, जस्टिस PN भगवती। इसके लिए न्यायिक इतिहास में बहुत ही गौरवपूर्ण ढंग से याद किए जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न यह कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, वह उच्चतम न्यायालय को छोड़कर किसी भी अदालत में या भारत के किसी भी प्राधिकरण के समक्ष दलील नहीं दे सकता या कार्य नहीं कर सकता। तो देखिए, जो भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से रिटायर होगा, ठीक है, वह व्यक्ति उच्च न्यायालय में या उसके नीचे के न्यायालय में कहीं पर भी अपीयर एज अ लॉयर नहीं हो सकता, कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। यह बात बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही है। लेकिन जब हम कहते हैं कि वह कार्य नहीं कर सकता, तो अब आप देखिए कि कई सारे प्राधिकरण हैं, कई सारी अथॉरिटीज हैं जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जब हम ये कहते हैं कि वो अपीयर नहीं हो सकता तो वह बात सही है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि वो काम भी नहीं कर सकता तो वह काम कर सकता है अगर उसे प्राधिकरण का या किसी संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है जो हाईकोर्ट से नीचे है तो भी, ठीक है। तो यह बिंदु तो आपका गलत है। नेक्स्ट पॉइंट यह कह रहा है कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए वह योग्य नहीं है जब तक कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण ना किया हो, ठीक है। तो देखिए, हाईकोर्ट का जज अगर बनना है, ठीक है, अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है, तो इस संबंध में जो योग्यताएं हैं ना, वो योग्यताएं अनुच्छेद 217 में दी गई हैं, आर्टिकल 217 में दी गई हैं। और आर्टिकल 217 बताता है, कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ठीक है, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो,
या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। इसमें हम जब कहते हैं उच्च न्यायालय में अधिवक्ता, तो वो चाहे वो एक उच्च न्यायालय में रहा हो या कई उच्च न्यायालयों में मिलाकर रहा हो, तो अगर उसने ये क्वालिफिकेशन होल्ड कर रखी है तो वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। तो अगर प्रश्न में ये कहा गया है कि 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया गया हो, तो न्यायिक पद उसे 10 वर्ष धारण करना पड़ेगा अनुच्छेद 217 के अंतर्गत। तो इस हिसाब से यह बिंदु गलत है और आप इसमें ना तो 1 ना तो 2 को ऑप्शन चुन सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिकथन, भारत में प्रत्येक राज्य के अपने क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, कारण भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 214 है उसके अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, हालांकि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया था कि संसद एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बना सकती है। ठीक है, तो संसद के पास यह अधिकार है, लेकिन संविधान यह प्रावधान कर रहा है, तो यह बिंदु तो सही है। लेकिन प्रत्येक राज्य के क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर कहें तो बंबई उच्च न्यायालय जो है, ठीक है, तो बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र भी आता है और गोवा भी आता है। तो आपका पहला कथन यानी अभिकथन तो गलत है, लेकिन कारण तो सही है। तो आप इसमें देखेंगे ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। तो चूंकि ए गलत है आपका, आपको केवल आर सही है, आप डी लगाइए, यही बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये 2004 का आया हुआ प्रश्न है, जिले की उच्चतम दंड न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है। देखिए, जो जुडिशियल हायरार्की है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट होता है उसे हम जिला या सत्र न्यायालय कहते हैं या सेशन कोर्ट कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं वे आपराधिक मामलों की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, जिले के अंतर्गत। ये जो आपके सेशन जज होते हैं इनके नीचे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट इनके नीचे आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मद्रास की, ठीक है, चेन्नई और मुंबई की, तो वहाँ पर जो ऐसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो उच्चतम दंड न्यायालय जो मतलब आपराधिक मामलों के लिए है वो जिला और सेशन न्यायालय ही होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श कर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 233 भारतीय संविधान का ये कहता है कि जो जिला न्यायाधीश है, ठीक है, आर्टिकल 233 सब क्लॉज 1, ठीक है, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करेंगे और इसके लिए वे उच्च न्यायालय से परामर्श लेंगे। तो यह बात बिल्कुल सही है। पात्र होने वाला व्यक्ति अधिवक्ता या 7 साल या उससे अधिक का अधिवक्ता या संघ या राज्य की न्यायिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, तो जो जिला एवं जिला जज जो नियुक्त किया जाता है वह उसके पास बहुत सिंपल सी बात यह है कि उसे 7 साल तक कम से कम अधिवक्ता होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी रिकमेंडेशन की जाएगी न्यायाधीश के द्वारा और उसे नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट भी आपका सही है। चौथा, जब सत्र न्यायाधीश की ने मौत की सजा दी है तो इसके निष्पादन से पहले उच्च न्यायालय इसकी पुष्टि करता है। देखिए, अगर सेशन कोर्ट ने, पहली बात तो जिला लेवल पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास देने का अधिकार सेशन जज को है। ठीक है, यह शक्ति उसके पास है। लेकिन जब भी कभी सेशन कोर्ट से फांसी की सजा होगी तो इस सजा का जो वेरिफिकेशन है, उस सजा की जो पुष्टि है वो उच्च न्यायालय द्वारा अवश्य की जाएगी, चाहे इसकी अपील की जाए, चाहे इनके निर्णय के विरुद्ध अपील हो
या ना हो। दोनों ही केसेस में उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना इस सजा को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, यानी कि चौथा पॉइंट भी आपका सही है। तो अगर आपसे पूछा गया सही उत्तर चुनिए तो 1 2 3 4 चारों सही है, आप चारों को यानी कि डी को करेक्ट आंसर मानिए। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड पर कोलकाता हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहता है, तो आप इसमें तो कुछ डिस्कशन की बात नहीं है। अगर आप इसके साथ कुछ देखना चाहते हैं तो आप इसके साथ ये देखिए कि वे कौन से न्यायालय उच्च न्यायालय हैं जिनके अंतर्गत एक से अधिक क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। देखिए, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, जो हाईकोर्ट का जज है, ठीक है, उसको सैलरी और अलाउंसेस जो भी दिए जाने हैं वो राज्य की समेकित निधि से दिए जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से दिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ये चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड होंगे, यानी कि इस पे डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, लेकिन वोटिंग नहीं होगी। हालांकि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की समेकित निधि से जब वो रिटायर हो जाएंगे ना, तो उनको पेंशन इत्यादि जो मिलेगी वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगी, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट स्टेट से मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो पेंशन वगैरह है वो देगी भारत सरकार। ठीक है, और जो वेतन वगैरह है वो राज्य की समेकित निधि से जाएगा। तो चूंकि यहां पर वेतन और भत्ते पूछे गए हैं तो आप निश्चित तौर पर बी लगा सकते हैं बिना किसी डाउट के। अगला, यहां से हम लोगों ने खत्म कर लिया है जितने भी प्रश्न पिछले 10 वर्षों में आए हुए हैं न्यायपालिका से संबंधित, वे सारे प्रश्न हमने आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। और इसके बाद एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, वो है स्थानीय स्वशासन का, लोकल गवर्नमेंट का। और इस एरिया से आए हुए प्रश्न किस तरह से अब तक पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में, इनको आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो स्थानीय स्वशासन की इकाइयों से लोकल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, लोकल गवर्नमेंट जब हम कहते हैं तो इसमें अर्बन लोकल बॉडीज भी आती हैं, शहरी स्थानीय निकाय भी आते हैं, और रूरल लोकल बॉडीज भी आते हैं, यानी कि ग्रामीण स्थानीय निकाय भी आते हैं। तो इस पे आया हुआ प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन्य अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? सीधा सा प्रश्न यह पूछ रहा है आपसे कि अनुसूचित जाति और पारंपरिक वन निवासी मान्यता अधिनियम जो है 2006, उसका क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? ठीक है, तो देखिए, ये जो अधिनियम है ना, यह अधिनियम भूमि और जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर वहां पे निवास करने वाले लोगों की जो अधिकार हैं कानूनी, उनको कानूनी मान्यता देता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वहाँ की ग्राम सभा को, वहाँ की जो लोकल बॉडी होती है उसको किस तरह से अधिकार संसाधनों पर दिए जाने हैं, इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा आपका कार्य है, इसको देखता है जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखती है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है कि वह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। देखिए, जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो पहली बात तो ये है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का के कारण की जाती है। इस संस्था की स्थापना, इस स्टेज की स्थापना की गई है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। क्योंकि आप देखिए, लोकतांत्रिक बॉडीज में ये सबसे नीचे के दर्जे की बॉडी है, इसको हम ग्रासरूट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है, यह संघवाद का उदाहरण नहीं हो सकती क्योंकि संघवाद केंद्र व राज्य के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। प्रशासकीय प्रत्यायोजन भी इसका सही उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रशासन से संबंधित नहीं है, यह लोकतांत्रिक संस्था है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ एलिमेंट्स इसमें ज़रूर डाले जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन किया जा रहा है, लेकिन ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। ठीक है, तो देखिए किसी भी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 21 ईयर्स होती है। ठीक है, जो व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है वो उसके 21 वर्ष की आयु होगी तो वो चुनाव लड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी कभी पंचायतों को प्री टर्म उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, समय पूर्व भंग कर दिया जाता है, तो नई जो पंचायत बनेगी, नए जो इलेक्शंस होंगे वो केवल रिमेनिंग टर्म के लिए होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई पंचायत 3 साल में भंग हो गई, ठीक है, तो अगली जो पंचायत का चुनाव होगा वो केवल 2 वर्ष के लिए होगा। 5 वर्ष के बाद फ्रेश इलेक्शंस अगले 5 वर्ष के लिए होंगे। तो अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है, यह बात सही है और पहला पॉइंट सही है, गलत है। ठीक है, तो 121 का केवल बी सही होगा। और इस तरह से स्थानीय स्वशासन के प्रश्न हमने देख लिए। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने सुझाव, प्रश्न आदि कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।